डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे इतना कौन खर्चा करता है? सीएसके वाले पागल तो नहीं होंगे कि बच्चों पे इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं? कल से सब यही कह रहे, ठीक है। चलो मैं एक चीज बोलता हूं, 2023 आईपीएल शुरू होने से पहले साई सुदर्शन टी20 में क्या करता था? क्या आपको पता था? क्या साई सुदर्शन पहले से इतना बड़ा तोप था? नहीं था ना। जब 2023 आईपीएल हुआ, हमने साई को देखा कि फाइनल में सीएसके के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया, तब जाके पता लगा ना कि साई सुदर्शन क्या कर सकता है। चलो इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। 2025 वाला आईपीएल देख लो, दिल्ली प्रीमियर लीग से उठ के एक बच्चा आया प्रियांश आर्या, क्या करके गया, इंटरनेशनल बॉलर का क्या हाल किया है। सिर्फ प्रियांश आर्या नहीं, प्रभ सिमरन सिंह, पंजाब का एक डोमेस्टिक अनकेप्ट प्लेयर, ये भी जाने दो। 14 साल का सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को खड़े खड़े छक्का लगा रहा है। शशांक सिंह, अनकेप्ट प्लेयर, पिछले 2 साल से जसप्रीत बुमराह को छक्के पे छक्के लगा रहा है, हेजलवुड को छक्के पे छक्के लगा रहा है। आप बॉलर देख लो, विप्रेश निगम आया, बेहतरीन करके गया। दिग्विजय राठी आया, रवि विष्णु इग्नोर हो रहा है एलएसजी में, दिग्विजय राठी को रिटेन किया एलएसजी ने और रवि विष्णु को जाने दिया। रिंकू सिंह, अगर वो मैच जहां पे यश दल को 5 बॉल 5 छक्का लगा, उससे पहले रिंकू सिंह कितना बड़ा तोप था, किसको पता था? तिलक वर्मा आज स्टार है। मुंबई खरीदने से पहले, उस साल आईपीएल में परफॉर्मेंस आने से पहले तिलक वर्मा क्या था? नीतीश कुमार रेड्डी आज स्टार है। 2024 आईपीएल से पहले, सनराइजर्स के लिए खेलने से पहले नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या कर दिया था? आप में से किसी को पता था? अनिकेत वर्मा पिछले साल 3-4 मैच के बेसिस पे स्मैश से उठ के आया था, सॉरी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग से उठ के आया था शायद। अनिकेत वर्मा आते ही दूसरे बॉल पे छक्का इंटरनेशनल बॉलर को। तो आप कोई भी प्लेयर को इस बेसिस पे जज करो कि उसका करंट फॉर्म क्या है, उसका कैलिबर क्या है। ये मत बोलो कि डोमेस्टिक अलग है, स्मैट अलग है, इंटरनेशनल में आके क्या करेगा, आईपीएल बहुत बड़ा स्टेज है। अरे डोमेस्टिक पे भी मोहम्मद शमी बॉलिंग डाल रहे हैं, डोमेस्टिक पे भी मोहम्मद सिराज बॉलिंग डाल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी बहुत सारे बॉलर हैं इंडिया के इंटरनेशनल बॉलर जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने मार रहे हैं लोग। तो हर प्लेयर का एक टाइम आता है, ठीक है। 2018 वाला ऑक्शन था सीएसके का, बहुत ही शॉक था, सब शॉक थे, ठीक है। फिर अभी 2026 वाला ऑक्शन आया, अभी भी सब शॉक थे, और दोनों बहुत ही एग्जैक्टली ऑपोजिट रीजन की वजह से। 2018 वाले ऑक्शन में सीएसके ने जो किया था ऑक्शन में, आउट ऑफ फॉर्म, रिटायर्ड, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड वाले प्लेयर्स को सबको खरीद लिया था। वॉटसन, मोइन अली, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, और भी बहुत सारे, अंबती रायडू, फैफ डुप्लिसिस, उनको एक टर्म दिया गया, डैडीज आर्मी। अभी 2026 वाला ऑक्शन आया, सेकेंड हाईएस्ट पर्स लेकर आया सीएसके, 43.4 करोड़। हमें क्या लगा? कैमरन ग्रीन को खरीदेंगे, हमें क्या लगा? लियाम लिविंगस्टन को खरीदेंगे, हमें क्या लगा? पथिराना को बाईबैक करेंगे। पता नहीं सीएसके क्या कर देगा। कैमरन ग्रीन आया, 25 करोड़ से ज्यादा बिड ही नहीं किया, और लगा भी नहीं कि मन भी ज्यादा था। 13 करोड़ से शायद बिडिंग स्टार्ट किया था सीएसके ने कैमरन ग्रीन के लिए, 25 करोड़ तक गया, बोला कि नहीं हो गया हमारा। लियाम लिविंगस्टन के लिए पेडल उठाया ही नहीं, लियाम लिविंगस्टन के लिए बिड भी नहीं किया, पथिराना के लिए बिड भी नहीं किया। इस बात में बाद में आता हूं कहां पे क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन सीएसके 43.4 करोड़ में से 28.4 करोड़ दो अनकेप्ड प्लेयर्स पे खर्चा किया है। 14.2, 14.2, एक का उम्र है 20 साल, एक का उम्र है 19 साल, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। तो सीएसके अलग डायरेक्शन पे चल रहा है। अब कितना अच्छा है कितना खराब, इस वीडियो में हम समझेंगे। इन डेप्थ बात करेंगे सीएसके के स्क्वाड के बारे में कि बैकअप के प्लेयर्स कौन है, कहां पे लैग करे, कहां पे अच्छा किया, और समझते कि क्या सीएसके इस बार नंबर 10 के ऊपर फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। हम सीधा ये देखते कि सीएसके में गैप कहां पे था। उन्होंने रविंद्र जडेजा को जाने दिया, ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्टी बैट्समैन, ऑलराउंडर, 4-5 पे बैटिंग करने आ रहा था पिछले 2 साल में। जडेजा को जाने दिया, तो उनके जगह उन्होंने लिया है प्रशांत वीर, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, यूपी से खेलते, T20 डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट है 167 का, बॉलिंग एवरेज है 16 का, और इकोनॉमी बहुत ही इंप्रेसिव है 6.45 का, ठीक है। सामने के वी पे बेहतरीन खेलता है, बड़ा शॉट लगाता है, नंबर 7-8 पे आके बहुत ही हैंडी बैट्समैन है। इस बात का गारंटी मैं देता हूं कि पिछले 3 साल में आईपीएल में जडेजा का जो स्ट्राइक रेट रहा है, जडेजा का पिछले 3 साल आईपीएल में जो स्ट्राइक रेट रहा है, उससे बेटर स्ट्राइक रेट से प्रशांत वीर बैटिंग करके जाएगा। अभी स्मैट में पिछले वीक में एक मैच देख रहा था, शायद यूपी वर्सेस बिहार का वो मैच था, जहां पे रिंकू सिंह 25 बॉल पे 19 पे खेल रहा था, प्रशांत वीर 26 पे 40, ठीक है। बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर है, लाइन ऑन लेंथ बेहतरीन है, बॉलिंग से बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे, बैट से ज्यादा, ठीक है। तो इन्होंने प्रशांत वीर पे बहुत ज्यादा किया है, खर्चा किया 14.2 करोड़। दूसरा वैकेंसी क्या था सीएसके पे कि एक फिनिशर चाहिए, और मैंने चीज पहले भी कहा था कि संजू सैमसन धोनी का एज अ विकेट कीपर रिप्लेसमेंट है।
संजू सैमसन धोनी द लोअर ऑर्डर, धोनी द फिनिशर का रिप्लेसमेंट नहीं है, संजू सैमसन टॉप द ऑर्डर बैटिंग करेगा, तो सीएसके को एक फिनिशर चाहिए था, तो उन्होंने राजस्थान के कार्तिक शर्मा पे 14.2 करोड़ इन्वेस्ट किया है। कार्तिक शर्मा जिनका T20 डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट है 163 का, ठीक है, इन्होंने चौके मारे 16, छक्का मारा है 28, मसल पावर बेहतरीन है। और आपको याद होगा जब कार्तिक शर्मा का रिसेंट टाइम पे एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो केविन पीटरसन ने उस वीडियो को रीट्वीट किया था ये पूछ के कि है कौन, और अश्विन ने भी शायद 1 महीने पहले बात की थी कि कार्तिक शर्मा बहुत एक्सपेंसिव जा सकता है ऑक्शन पे। 14 दिसंबर को एक आर्टिकल आया था ESPN क्रिक इन्फो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शशांक का वो आर्टिकल था जहां पे उन्होंने कहा था कि कार्तिक शर्मा माइट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकेप्ड प्लेयर इस साल का, और वही हुआ है। विकेट कीपर बैट्समैन है, फिनिशर है, लोअर ऑर्डर पे आके बहुत अच्छा मसल पावर है, बेहतरीन बैटिंग वो कर सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि नीरज चोपड़ा बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, नीरज चोपड़ा बहुत बड़ा स्टार है, उनको जो ग्रुप मैनेज करता है, जो ब्रांड मैनेज करते हैं, कंपनी मैनेज करते हैं, JSW, वो सेम कंपनी कार्तिक शर्मा को साइन किया। तो कुछ तो देखा होगा ना कि अगर 19 साल के बच्चे पे इतना बड़ा कंपनी मैनेज कर रहा है तो उस पर कुछ तो टैलेंट होगा, ठीक है। तो कार्तिक शर्मा आया है एज ए फिनिशर CSK में, तो ये दो प्लेइंग इलेवन में रहेंगे। एक सवाल जरूर था कि पाथेराना को बाईबैक क्यों नहीं किया, ठीक है। आप एक सोचो, पाथेराना CSK में 13 करोड़ में खेल रहा था पिछले साल तक, अगर आप 13 करोड़ के प्लेयर को रिलीज कर दोगे, उसका प्राइस जाके 18 करोड़ पे पहुंच गया, क्या आप उसको रिटर्न करोगे? आप कितने, मतलब लोग कहेंगे आप गाधे हो। 13 करोड़ का प्लेयर आपके पास था, आपने उसको जाने दिया, आप 18 करोड़ का बाईबैक करोगे, आप गाधे बने ना, स्टूपिड हो आप अगर आप बाईबैक करते तो। 5 करोड़ ज्यादा देकर आप उसको खरीद रहे हो जब आपके पास 13 करोड़ से था। तो पाथेराना को इन्होंने जाने दिया, वो मेरे हिसाब से सही है। अगर 13 करोड़ के नीचे होता तो शायद खरीद लेते, 18 करोड़ से खरीदना बनता नहीं था पाथेराना का। तो इधर एक डेथ बॉलिंग कौन करेगा, उधर एक क्वेश्चन जरूर है। स्पिनर चाहिए था उनको, उनके पास नूर है, उनके पास श्रेयस गोपाल एक लेग स्पिनर। रवि बिश्नोई, हमें लगा रवि बिश्नोई को खरीदेगा, रवि बिश्नोई पे थोड़ा बहुत बिड किया है, लेकिन इन्होंने खरीदा है राहुल चहर को 5.2 करोड़ से, और राहुल चहर को भी उन्होंने बाद में खरीदा है, एक्सेलरेटेड ऑक्शन में खरीदा है, सेकंड राउंड में खरीदा है। पहले राउंड पे राहुल चहर अनसोल्ड गया था। शायद यही था कि हम जब तक कार्तिक और प्रशांत वीर को खरीदने लेते हम किसी और पे पैसा इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन राहुल चहर का अगर आप इकोनॉमी देखो IPL में, 2024 में 9 का इकोनॉमी था, 2023 पे 7.75 का इकोनॉमी था, उससे पहले 7.71, उससे पहले 7.39, ये राहुल चहर का इकोनॉमी रहा है IPL में। रवि बिश्नोई का इकोनॉमी देख लो, 8.22, 10.84, 8.77, 7.74, 8.44, ऑलमोस्ट हर साल रवि बिश्नोई का इकोनॉमी राहुल चहर से खराब रहा है। राहुल चहर के पास गुगली है, एक आर्म बॉल है, एक फ्लैटेड बॉल डालता है बहुत ही स्पीड से, और चेपॉक के ग्राउंड में राहुल चहर जिस फ्रेंचाइज के लिए खेले, चाहे वो मुंबई के लिए हो चाहे वो पंजाब के लिए हो, राहुल चहर का चेपॉक में स्टैट्स बेहतरीन रहा है। तो राहुल चहर का परचेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था CSK के लिए। अब उन्होंने प्रशांत वीर का एक बैकअप भी खरीदा है, अकील हुसैन, ठीक है, जिसका T20 में एवरेज है 26.14 और इकोनॉमी है 7.2 का। जाडेजा की तरह हवा में बहुत तेज फेंकता है, तो अकील हुसैन इज अ गुड बैकअप प्लेयर। इन्होंने और एक इंडियन बैट्समैन भी बैकअप में खरीदा, वो है सरफराज खान, जो मुझे बेहतरीन लगा है। सरफराज खान को खरीदा है, स्मैट में 203 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, हर रोज 18 बॉल पे 50 मारा, 17 बॉल पे 50 मारा, कल भी शायद 22 बॉल पे 72-74 पर एक इनिंग्स खेल के गया है, फास्टेस्ट 50 मारा है भी स्मैट का। तो सरफराज खान पे इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेहतरीन बाई था। अभी एक बार CSK का एक प्लेइंग 12 बना के देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा CSK कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे अच्छा कर रहा है। तो इनके लिए ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे, उसके साथ संजू सैमसन, नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड, 4 पे शिवम दुबे, 5 पे डेवल्ड ब्रेविस, ये हो गया मेरा पहला ओवरसीज प्लेयर। 6 पे कार्तिक शर्मा, 7 पे मैं उर्विल पटेल को रख रहा हूं, अभी मैं धोनी को बाहर कर रहा हूं, 8 पे प्रशांत वीर। तो नंबर 8 तक आपके पास प्रॉपर बैटिंग और फायर पावर है, ठीक है। 9 पे नेथन एलिस, हमारा दूसरा ओवरसीज प्लेयर। 10 पे नूर अहमद, हमारा तीसरा ओवरसीज प्लेयर। 11 पे खलील अहमद। 12 पे आपको अगर मैट हेनरी चाहिए होगा तो मैट हेनरी, या फिर अंशुल कंबोज चाहिए तो अंशुल कंबोज। आपको और एक स्पिनर चाहिए होगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रशांत वीर है, एक नूर है, तो आप राहुल चहर को भी एज एन इंपैक्ट 12 नंबर पे खिला सकते हो। स्टार्ट हम पावर प्ले बैटिंग से करेंगे, ठीक है। आयुष मात्रे स्मैट में इस साल एवरेज 108 का, स्ट्राइक रेट है 166 का, पिछले साल IPL में आके तोड़ के रख दिया था। साथ में ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन, जिन्होंने IPL में बहुत अच्छा किया अभी तक एज एन ओपनर। T20 में इंडिया के लिए 38 का एवरेज और 182 के स्ट्राइक रेट से 3 सेंचुरी मारा है, बेहतरीन किया। ऋतुराज गायकवाड नंबर 3 पे आएंगे पावर प्ले में, डोमेस्टिक में फॉर्म बेहतरीन है, और ऋतुराज गायकवाड का IPL स्टेट्स क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पावर प्ले बैटिंग को मैं 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग कर रहा हूं।
सीएसके का जो एक प्रॉब्लम रहा है पिछले 2 साल में कि पावर प्ले में टेस्ट मैच खेलते थे, वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गया ना। इस बार कॉन्वॉय है, ना रचिन है, ना रहाने हैं, ठीक है। तो ये बहुत हद तक सॉर्ट हो गया। अभी तो सीएसके पावर प्ले में बिल्कुल भी 35-40 रन का पावर प्ले नहीं जाएगा। एक, क्योंकि आयुष का एक ही सीजन हुआ है, अब ये पूरा सीजन 14 मैच खेलेगा, क्या करेगा वो देखने लायक है। क्योंकि संजू और ऋतु एक्सपीरियंस प्लेयर है, बस इस वजह से मैं 9/10 दे रहा हूं, वरना मैं 10/10 देता। मिडिल ऑर्डर पे इनके पास है शिवम दुबे और ब्रेविस। ब्रेविस पेस और स्पिन दोनों को बेहतरीन खेलते हैं, दुबे स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। अगर संजू और ऋतु में से कोई मिडिल ओवर पे टिक गया, मतलब 6 ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद टिक गया, वंस अगेन संजू बेहतरीन प्लेयर है स्पिनर का, ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन प्लेयर है स्पिनर का। तो इनके जो 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, दुबे, ब्रेविस और ऋतु संजू में से कोई भी एक अगर टिक गया पावर प्ले के बाद, तो तीनों मतलब स्पिनर का खत्म कर देगा स्पिनर्स को, ठीक है। जहां पे मिडिल ओवर पे ज्यादा स्पिनर्स ही बॉलिंग करते हैं। ब्रेविस का T20 में, इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 173 का, पिछले साल आईपीएल में आया था 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया, ठीक है। अगर दुबे के एक आपके पास रिप्लेसमेंट भी है, मैथ्यू शॉट, वो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर जो थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, अच्छा बैटिंग करता है, पेस के अगेंस्ट बेहतरीन खेलता है। इस मिडिल ऑर्डर को मैं 9/10 दे रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर इनका बेहतरीन रहा है, ठीक है। तो मैं पावर प्ले बैटिंग को भी 9/10 दे रहा हूं, मैं मिडिल ओवर बैटिंग को भी 9/10 दे रहा हूं। आप आते हैं इन पे फिनिशर्स पे या फिर लोअर ऑर्डर बैटिंग पे। एक ब्रेविस ऑब्वियसली 5 पे आएगा, तो फॉर श्योर फिनिश डेथ ओवर्स तक रहेगा। फिर कार्तिक शर्मा, फिर उर्बिल पटेल / धोनी, आप जिसको खिलाना चाहो खिला सकते हो, और 4 पे प्रशांत, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग डेप्थ बेहतरीन है, नंबर 8 तक आपके पास बहुत ज्यादा बैटिंग है। उर्विल पटेल जिनका T20 में स्ट्राइक रेट है 179 का, आईपीएल में पिछले साल शायद 212 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, हालांकि 3 इनिंग्स खेला है। स्मैट पे एक अच्छा इनिंग्स खेला था, इस बार एक सेंचुरी आया था, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फॉर्म डीप हुआ है। और ठीक है, मैं उर्विल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि धोनी आने से ना, धोनी का ये है कि कभी नंबर 9 पे आ गया, कभी 8 पे आ गया, कभी 10 पे आ गया। धोनी आते लोगों को पता लगता है कि एक स्पिनर का ओवर बचा के रखना धोनी के लिए डेथ पे। तो धोनी कभी कभी देखता है कि यार स्पिनर का ओवर बचा है, तो और लेट आता है। तो इसलिए मैं धोनी को अभी के लिए बाहर रख रहा हूँ, और आपको मूव ऑन कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, तो मैं इधर से ही मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। फायर पावर मेरे हिसाब से बहुत है। कार्तिक शर्मा वन सेकेंड ब्रिलियंट, ब्रेविस ब्रिलियंट, प्रशांत ब्रिलियंट, ठीक है। अगर आप पिछले सीजन के डेथ बैटिंग देखो सीएसके का, जडेजा, MS धोनी, सैम करन, दीपक हुडा, कभी कभी विजय शंकर, इन 5 बैट्समैन से तो बेटर ही है ना इस बार। इतना तो श्योर है कि जडेजा, धोनी, सैम करन, दीपक हुडा, विजय शंकर, ठीक है, इन 5 बैट्समैन से तो बेटर ही लग रहा है अभी इस साल का जो आपका फिनिशर है। तो पिछले सीजन से तो बेटर टीम लग रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। प्रॉब्लम इधर ये है कि इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है, ठीक है। कार्तिक, उर्विल, प्रशांत, 3 में से 2 फिनिशर्स ने कभी आईपीएल खेला ही नहीं, और उर्विल ने भी 3 ही मैच खेला, वो भी थोड़ा टॉप ऑर्डर खेला है, ठीक है। तो आपको पता नहीं ये तीनों आके करेंगे क्या एक साथ, और फिनिशर्स का रोल इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट धोनी क्या करेगा क्या नहीं किसी को नहीं पता होता, क्योंकि आप 2 महीने के लिए आईपीएल में देखते हो, स्पिनर्स के अगेंस्ट गेम थोड़ा वीक है, तो यू रियली डोंट नो कि मतलब चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने पहले कभी कार्तिक को देखा नहीं, उर्विल को देखा नहीं पावर डेथ पे, प्रशांत को कभी देखा नहीं, तो ज़्यादा रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो मैं इनके फिनिशर्स को अभी के लिए 7/10 दे रहा हूँ। इस स्क्वाड में और एक लोअर ऑर्डर फिनिशर है, वो है जेमी ओवर्टन बैकअप पे, जो अच्छा है। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करो सीएसके के लाइनअप पे, जो भी मैंने प्लेइंग 12 बनाए, मुझे नहीं लगता है सीएसके के कभी भी स्क्वाड से मतलब 2008 से लेकर अभी तक 2025 तक इतने ज्यादा सारे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, कैरियर स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर रहा है कभी। आयुष मत्रे 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट, संजू का एज ए ओपनर इंडिया के लिए 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट, ठीक है। ऋतुराज को छोड़ दो, फिर आता है सरफराज खान जिसका भी स्मैट पे 203 का स्ट्राइक रेट, फिर आता है ब्रेविस जिसका 180 का स्ट्राइक रेट है, फिर कार्तिक 160 का स्ट्राइक रेट, प्रशांत 160 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, उर्विल 170 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो फायर पावर बहुत है, और धोनी अगर अच्छा खेला तो ये बोनस है आपके लिए। अगर धोनी प्लेइंग इलेवन में होता है और अगर अच्छा करेगा तो बोनस है, फायर पावर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। टेस्ट मैच बैटिंग है ना, डॉट पे डॉट, पूरा पेड़ लगा देना, झाड़ लगा देना, वो शायद खत्म हो चुका है सीएसके के लिए, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, बाकी सही है, ठीक है। अब आते हैं उनकी पावर प्ले बॉलिंग पे। पावर प्ले पे इनके लिए खलील अहमद एक बॉलर होगा जो 2 ओवर 2 से 3 अगर स्विंग होगा तो 3 ओवर डालेगा। अंशुल कंबोज 2 ओवर कम से कम डालेगा। नूर का 1 ओवर हो सकता है पावर प्ले में, ठीक है, हो सकता है एलिस का भी 1 ओवर। तो खलील पिछले सीजन भी पावर प्ले में बेहतरीन किया। अंशुल कंबोज इज ए वेरी वेरी गुड बॉलर,
ठीक है, नूर का तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो पावर प्ले बॉलिंग को मैं सॉलिड 9/10 दे रहा हूँ। पावर प्ले बॉलिंग सीएसके का कभी भी इतना ज़्यादा खराब रहा ही नहीं हिस्ट्री में। पावर प्ले में हमेशा, चाहे वो एलवी मोरकल का टाइम था, फिर दीपक चाहर वाला टाइम आया, अभी ये वाला टाइम, पावर प्ले बॉलिंग सॉर्टेड है 9/10। फिर आता है मिडिल ओवर बॉलिंग, नूर अहमद, वन सेकेंड बोलने की जरूरत नहीं है। रिश्ती स्पिनर जो इकोनॉमी वाइज ब्रिलियंट है, विकेट हमेशा लेता है। एक नेथन एलिस का शायद एक ओवर आ सकता है मिडिल ओवर पे। फिर अंशुल का 1 या 2 ओवर रखता है मिडिल ओवर पे, और प्रशांत वीर या फिर राहुल चार का ओवर्स होंगे 3 या 4 ओवर्स। शिवम दुबे 1-2 ओवर डाल सकते हैं इस बार, क्योंकि उसका बॉलिंग फॉर्म इंडिया के लिए अच्छा है, तो शिवम दुबे 1-2 ओवर डाल सकता है। वेरिएशंस बहुत है आपके पास। एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जिसका गुगली पढ़ना बहुत मुश्किल है, नूर का। फिर आपके पास एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है प्रशांत वीर। फिर आपके पास आपके पास चार का लेग स्पिन है, गुगली है। नेथन एलिस का बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग है, दुबे हो सकता है 1-2 ओवर स्लोअर वन डाल दे, ठीक है। अगेन मिस बॉलिंग लाइन आपको मिडल ओवर बॉलिंग को अगर चेपॉक में है तो 9/10 देता है, लेकिन बाहर भी जाके खेलेंगे तो इसके लिए अभी 8/10 दे रहा हूँ प्रशांत वीर, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, इसलिए मैं 8/10 दे रहा हूँ कि मिडल ओवर बॉलिंग को। अब आते हैं सबसे सीरियस प्रॉब्लम, डेथ बॉलिंग। आपके पास एक बॉलर है नेथन एलिस, मान लो 2 ओवर डाल देगा 5 ओवर में डेथ पे। नूर अहमद 1 ओवर डाल देगा, मैं मान लेता हूँ 1 ओवर डाल देगा नूर अहमद, 3 ओवर, बाकी 2 ओवर कौन डालेगा? कोई है नहीं आपके पास, कोई नहीं है। तो इधर आके सीएसके फंस सकता है, ठीक है। खलील बिल्कुल भी डेथ का बॉलर नहीं है। डेथ पे उसका हाल क्या होता है, उसके पास अगर कोई टेक्निकल वाला भी बैट्समैन सामने आ जाता है खलील के सामने डेथ पे, वो भी मार देता है खलील को। पावर हिटर छोड़ो, जाने दो, ठीक है। अंशुल कंबोज ठीक ठाक बॉलर, डेथ का इतना अच्छा बॉलर है नहीं। मैट हेनरी पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मैट हेनरी भी डेथ का इतना अच्छा बॉलर नहीं, वो भी जब स्विंग मिलते ज़्यादा, थोड़ा सीम के साथ मूवमेंट मिलता है, वो अच्छा करता है, ऐसा नहीं कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, ठीक है। आप कोई फिंगर स्पिनर प्रशांत वीर हो या राहुल चार हो, आप उनको नहीं लाओगे डेथ पे। तो डेथ बॉलिंग इज अ सीरियस इशू। और अगर नेथन एलिस का खराब दिन जाता है या फिर नेथन एलिस अगर इंजर्ड हो जाता है, तो फिर तो सीएसके का वही तेरा प्यार 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 हुक्का बार हो जाएगा। तो मैं इनके डेथ बॉलिंग को 6/10 दे रहा हूँ। अब आते हैं इनके बैकअप के प्लेयर्स पे। बैकअप के प्लेयर्स मुझे बहुत पसंद है। एक तो सरफराज खान, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आयुष मात्रा का खराब सीजन जाता है तो हो सकता है ऋतु और संजू ओपनिंग करेंगे, और सरफराज नंबर 3 या 4 पे आएगा बैटिंग करने। बेहतरीन फॉर्म है सरफराज का, ठीक है। फिर आपके पास एक मैथ्यू शॉट है, तो वो भी स्पेस को बहुत अच्छा खेलता है, मिडिल ओवर पे आके वो भी अच्छा बैटिंग कर सकता है, गन फील्डर है, 1-2 ओवर बॉलिंग से भी आपको दे सकता है। फिर आपके पास लोअर ऑर्डर पे जेमी ओवर्टन है, जो आके बड़ा शॉट लगा सकता है, बॉलिंग कर सकता है। एक आपने न्यूजीलैंड के जेक फॉल्स को लिया है, जो बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, ठीक है, बैटिंग भी ठीक ठाक करता है। आपके पास अमन खान है मुंबई का, अभी शायद पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गया अमन खान, राइट आर्म बैटिंग, राइट आर्म मिडिल ऑर्डर। पंजाब ने भी उसके, श्रेयस अय्यर ने भी उसके लिए बीट किया था, क्योंकि मुंबई से आता है तो श्रेयस अय्यर का एक हर कैप्टन का होता है। और आपके पास रामाकृष्ण घोष भी एक ऑलराउंडर। तो बैकअप के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अगर धोनी नहीं खेल रहा है तो उर्विल, धोनी नहीं खेल रहा है तो धोनी बन जाता है बैकअप उर्विल का। अगर धोनी खेले तो उर्विल बन जाता है बैकअप, ठीक है। तो आपके पास ऑलमोस्ट हर प्लेयर का बैकअप है। प्रशांत वीर अच्छा नहीं करेगा तो आपके पास अखिल हुसैन है, जो इंटरनेशनल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और चेपक में अच्छा कर सकते हैं। आपके पास राहुल चार का बैकअप श्रेयस गोपाल है। आपके पास एक गुरजपनीत सिंह बेहतरीन पेसर है, ठीक है, और मुकेश चौधरी ठीक ठाक एक है आपके पास। तो बैकअप को मैं सॉलिड 9/10 दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लीडरशिप टीम भी देखोगे, एक ऋतुराज गायकवाड़ के पास एमएस धोनी है, अगर खेलेंगे तो खेलेंगे, बट एज ए मेंटर रहेंगे तो रहेंगे। उसके बाद भी आपके पास संजू सैमसन है, जिन्होंने आईपीएल में बहुत लंबे टाइम तक कैप्टनसी किया है, तो लीडरशिप ग्रुप का देखने भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लीडरशिप ग्रुप है इनका। तो टोटल में सीएसके को 70 में से 56 दिया हूँ 7 डिपार्टमेंट में, मतलब पावर प्ले बैटिंग, मिडल ओवर बैटिंग, डेथ बैटिंग फिनिशर्स, फिर पावर प्ले बॉलिंग, मिडल ओवर बॉलिंग और डेथ बॉलिंग, फिर बैकअप 70 में से 56। मतलब अगर आप ओवरऑल रेट करोगे परसेंटेज में आ गया 80%, मतलब 8/10 में सीएसके को रेट कर रहा हूँ। थोड़ा शायद ज़्यादा हो गया, 7.5 दे सकता था, लेकिन 8/10 इज गुड। टेंशन ये है कि प्रशांत वीर का मेरा ज़्यादा टेंशन नहीं है। प्रशांत वीर मेरे का बॉलिंग मैंने बहुत देखा है, वो बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल बहुत रहता है, ठीक है। टेंशन है डेथ बॉलिंग का, ठीक है, जो मैं कह रहा था डेथ बॉलिंग का। नेथन एलिस का आपके पास इंजरी रिप्लेसमेंट नहीं है। मैट हेनरी वो बॉलर नहीं है जो डेथ पे अच्छा करेगा, अच्छा करेगा बहुत अच्छा है। जैक फॉक्स भी वो बॉलर नहीं है जो डेथ पे अच्छा करेगा, ठीक है। जेमी ओवर्टन भी वो बॉलर नहीं है जो डेथ पे अच्छा करेगा, ठीक है। तो नेथन एलिस का बैकअप है नहीं आपके पास, ठीक है। और नेथन एलिस खुद कितने डेथ पे अच्छा करेगा वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। उसका भी यॉर्कर स्ट्रेंथ नहीं है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर होने का स्ट्रेंथ है। थोड़ा बहुत शॉर्ट बॉल अचानक उसको गुड लेंथ से बाउंस मिलता है, वो एक उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। कार्तिक शर्मा क्या आपको कम से कम 14 में से 7 मैच जीता के दे सकता है? क्या 14 में से 7 मैच पे अच्छा फिनिश करके दे सकता है? पहली बार खेलेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। अगर 50% 14 में से 7 मैच में अच्छा करके देगा, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक धोनी का फॉर्म आपको पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम है पावर प्ले बैटिंग, वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मिडिल ओवर में बहुत अच्छा बैटिंग करेगा, जब से ब्रेविस दुबे ये सब आ गया, मिडिल ओवर पे सीएसके अच्छा बैटिंग कर रहा है। तो डेथ बॉलिंग और डेथ बैटिंग, इन पे मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है सीएसके के लिए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि टीम अच्छा है,
ठीक है, कैमरन ग्रीन को नहीं लिया, कोई बात नहीं। कैमरन ग्रीन भी टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा दिन गया तो 3 ओवर डालेगा, 4 ओवर तो वो कभी नहीं डालेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ओवर डालेगा, ठीक है। रवि बिश्नोई का फॉर्म पिछले 2 सीजन में बहुत खराब गया है, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन बैट से, आप सोचो आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने भी जाना दिया लियाम लिविंगस्टन को, ठीक है। तो लियाम लिविंगस्टन का बैटिंग का फॉर्म खराब रहा है, पिछले सीजन भी खराब रहा है, इससे पहले ही पंजाब के लिए भी खराब रहा है, ठीक है। और बॉलिंग से भी वो 1-2 ओवर देता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही टॉप प्लेयर को छोड़ के सीएसके ने डोमेस्टिक प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैमरन ग्रीन को खरीदते तो शायद बेटर रहता, लेकिन इनके मन पे शायद था कि प्रशांत वीर बेटर प्लेयर बन सकता है हमारे लिए, हमारी टीम में बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से फिट हो सकता है। और कार्तिक शर्मा पे उनका नज़र पिछले सीजन से था, पिछले सीजन भी शायद वो आया था सीएसके की कैंपेन पे, जहाँ पे उसने विराट के साथ फोटो खींचा था। तो पिछले साल वो खेल नहीं पाया था, ऑप्शन पे आ नहीं पाया था, तो इस बार उन्होंने इन्वेस्ट किया कार्तिक शर्मा पे। ओवरऑल टीम मुझे बहुत अच्छा है, बैकअप बहुत अच्छा लगा है। सरफराज खान इस प्लेइंग 12 का पार्ट भी हो सकता है, कैसे जगह बनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है सरफराज खान प्लेइंग 12 का पार्ट भी। ओवरऑल इट्स अ गुड टीम, नॉट ए बैड टीम, 8 आउट ऑफ 10। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।